हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के कंप्लीट कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं क्रैश कोर्स की तरह से। और इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दिया है। अभी हम लोग जो बीएड का 5वां पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उसको हमने सारे यूनिट कंप्लीट कर दिए हैं। बस आपका लास्ट यूनिट रह जाता है। लास्ट यूनिट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लास्ट यूनिट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उन सब क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ। कि जो बच्चे, हम लोगों को जब क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है तो हम लोगों से ये कहा जाता है कि आप पूरा सिलेबस को कवर करो। इसीलिए मैं आपसे बताता हूँ कि लास्ट यूनिट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप लास्ट यूनिट से नहीं देखेंगे तो आपका जो है 10 से 20 नंबर जो है आपका कट जाएगा। इसलिए कि आपको लास्ट यूनिट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका लास्ट यूनिट कि आप समझना कि आपको लास्ट यूनिट से 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इसीलिए आपको ये ज़रूरी है कि इस कंटेंट को भी आप अच्छे से समझो, और इसमें जो बातें कही जा रही है उसको भी अच्छे से समझो। इसमें जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज जो आपका टॉपिक होगा, आज आपका टॉपिक होगा, यहाँ देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट सिलेक्शन पे बात करेंगे, जिसे थ्योरी ऑफ कंटेंट सिलेक्शन भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विषय वस्तु चयन का सिद्धांत। आज से मैंने यहाँ पर जो बच्चों को दिक्कत होती है, जो बच्चे हिंदी के हैं, जो बच्चे इंग्लिश के हैं, दोनों को दिक्कत होती है, दोनों को मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो पाता है, जिसके बिहार पर मैंने डिसाइड किया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, और उसके बाद में आपको डिस्कस भी करके बताऊं। तो यहाँ पर जो आज का पेपर होगा, विषय वस्तु चयन का सिद्धांत, है ना। मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट के बिहार पर समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बच्चे जो है बहुत सारे ये कहते हैं कि सर लास्ट में जो है हम बुक खरीद लेंगे, हम गैस पेपर खरीद लेंगे, उससे लिख देंगे। लेकिन बच्चे, मैं आपको एक बता देता हूं कि बीएड का कोर्स इस तरीके से है कि अगर आपने अच्छी तरीके से इसको नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर नहीं किया, तो आप इसमें जो है 100 में 100 मार्क्स नहीं ला पाओगे, है ना। पास तो जरूर हो जाओगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, और किसी तरह की अगर क्वायरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि विषय वस्तु चयन का सिद्धांत, है ना। इसमें आप समझ लीजिए किस चीज़ की बात होती है। देखिए, आपने करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम करिकुलम को आपने अच्छे तरीके से समझा है, तो उसी करिकुलम में किन किन चीज़ों को चयन किया जाएगा, किन किन चीज़ों को, है ना, सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग आज अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। मैं अगर एक एक पॉइंट को दोनों लैंग्वेज में पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं डिसाइड करूँगा कि कोई एक लैंग्वेज को पढ़ूँ, और आप जो है उसको अपने नोटबुक में आप इजीली आप उसको क्या कहते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं इसमें, है ना। हिंदी वाले हिंदी से और इंग्लिश वाले इंग्लिश से बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बस बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से है, क्या क्या लिखना है ना। ये कह रहा है कि कोई भी जो पाठ्यक्रम में होता है वो पाठ्यक्रम अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, उसमें एक शैक्षणिक उद्देश्य होता है। जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ाने का अपना एक शैक्षणिक उद्देश्य होता है, यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस पर डिस्कस किया जाता है। तो ये माना जाता है कि आपके पाठ्यक्रम में, आपके करिकुलम में क्या होना चाहिए, शैक्षणिक उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि क्या कहते हैं, आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, आपका जो शैक्षणिक उद्देश्य का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव आपको देखते हुए चलना है। और उसके अलावा क्या होना चाहिए, आपका जो पाठ्यक्रम होता है वो अपने, है ना, जब पाठ्यक्रम को संरचना किया जाता है तो वो क्या करता है, उसमें समाज को प्रतिबिंबित, है ना, कर सके, यानी कि जो समाज को दर्शा सके, और क्या कर सके, है ना, संपूर्ण समाज को दर्शाता है। आपका पाठ्यक्रम किस तरीके से होता है कि उसमें क्या होता है, उसका सब्जेक्टिव का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि उद्देश्य होता है। समाज की क्या करता है, तर्जमानी करता है, और पूरे समाज को वो अच्छे तरीके से दिखा सकता है, पूरे समाज को अच्छे तरीके से वो बता सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। डू यू नो हाउ यू कैन मेक अ कोर्स सक्सेसफुल, किसी भी कंटेंट को आप सक्सेसफुल किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें आप अच्छे तरीके से यहाँ पर एक एक पॉइंट को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। उसी तरीके से हिंदी में भी है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये वाला। उसके बाद में आपका यहाँ पर आता है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। ठीक है, कंटेंट सिलेक्शन के कितने टाइप्स की थ्योरीज है, वो सारे थ्योरीज मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। उसी तरीके से हिंदी में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पहला जो है, पहला आपका प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वैधता का सिद्धांत। वैधता का सिद्धांत में किस किस तरह की चीज़ों को बात किया जाता है, देखिए हिंदी में आप समझिए, फिर उसको इंग्लिश में भी आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। वैधता का सिद्धांत किसी विषय वस्तु की वैधता के बारे में, यानी कि वैलिडिटी के आधार पर विषय में या पाठ्यक्रम में उसके चयन की बात करता है, यानी कि उसकी जो चयन है, यानी उसका जो सिलेक्शन है, उसका सिलेक्शन किस बिहाफ पर होगा, वैधता यानी वैलिडिटी के बिहाफ पर होगा। देखिए इसमें दो तरह की बात आती है। प्रथम जो बात होती है, पहली जो बात होती है, इसमें भी देख सकते हैं आप, है ना, इंग्लिश वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। फर्स्टली जो बात करता है, ये क्या करता है कि सब्जेक्ट मैटर शुड बी रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में, जिस विषय के विषय वस्तु का चयन होना है, विषय वस्तु उसी विषय के ज्ञान क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि अगर बीएड की बात करें तो बीएड के सिलेबस या पाठ्यक्रम की बात करें तो बीएड में क्या बात होती है कि बच्चे के मनोविज्ञान को समझना है, तो इसमें भी वही बात होती है कि प्रथम क्या है कि वो जो आप जो सेलेक्ट कर रहे हो ना सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कंटेंट भी उसी से रिलेटेड हो। द्वितीय देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, दूसरा अदर वर्ड देख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, और इसको हिंदी में यहाँ पर, है ना, द्वितीय लिखा हुआ है। द्वितीय विषय वस्तु उस विषय के लिए पहले से निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक, है ना, सिद्ध होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आपने सब्जेक्ट चुना है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट भी उसमें रिलेट करना है। यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ें आप अपने कॉपी में, नोटबुक में क्या कहते हैं, लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। और दूसरा, उसके बाद यहाँ इसको समझने के बाद में इसका जो पूरा जो कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि अगर आपने हिस्ट्री चुना है तो उसका जो कंटेंट होगा, सब्जेक्ट मैटर जो होगा, वो पूरा का पूरा हिस्ट्री के रिलेटेड होगा, ना कि आप ज्योग्राफी घुसाएंगे उसमें, ना कि आप सिविक्स घुसाएंगे उसमें। तो कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट होगा उसकी वैलिडिटी तभी मानी जाएगी, वैधता तभी माना जाएगा जब आपने उसी के रिलेटेड आपने कंटेंट उसमें डाला हो। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको क्या बोलेंगे, सार्थकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ये क्या कहता है, सार्थकता के सिद्धांत के अनुसार किसी विषय वस्तु का चयन तभी सार्थक हो सकता है जब वह विषय वस्तु बालकों के अभिरुचि, प्रयोजन आदि को पूरा करता हो, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि सार्थकता यहाँ पर तभी माना जाएगा जब बालकों के अभिरुचि, परियोजना यानी कि प्लानिंग को पूरा करता हो। कोई भी विषय वस्तु तब सार्थक समझा जा सकता है जब वो अधिगम प्रक्रियाओं, कौशलों एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप पर प्रदर्शित होने का अवसर प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि ये कब समझा जाएगा, जब विषय वस्तु के, कोई भी विषय वस्तु जो है वो बालकों के अभिरुचि को देखता हो, है ना, परियोजना को देखता हो, उसको अच्छी तरीके से पूरा करता हो। उसी तरीके से यहाँ पर सरल शब्दों में कहा जाए तो वो विषय वस्तु सार्थक है जो पाठ या पाठ्यक्रम में उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करता है, यानी कि उद्देश्य की जो प्राप्ति है, उसके जो उद्देश्य है, प्राप्ति का जो उद्देश्य है उसको पूरा करता हो। ये इस पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप हिंदी में, इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है। तीसरा पॉइंट जो होगा आपका, तीसरा पॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। यहाँ पर देख सकते हैं संतुलन का सिद्धांत, हिंदी में इसको बोलेंगे संतुलन का सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलेंगे। संतुलन का सिद्धांत क्या कहता है, विषय वस्तु चयन के लिए संतुलन का सिद्धांत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। यह सिद्धांत विषय वस्तु चयन से लेकर विषय वस्तु की संरचना एवं विस्तारण प्रत्येक स्तर पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, देखिए इसमें भी 3 पॉइंट पे बात होती है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर मैं डिस्कस कर दिया है, इस पर यहाँ पर भी 3 पॉइंट से बात हो रही है। पहला क्या कहता है यहाँ पर, देखिए प्रथम क्या कहता है, फर्स्ट इट इज नेसेसरी टू नोट एंड मेक श्योर दैट द डिस्प्ले ईच एरिया ऑफ नॉलेज, ठीक है। ईच एरिया ऑफ नॉलेज क्या कहता है कि ये हर नॉलेज के एरिया पर बात करें। पहला क्या है, कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव के पर बात करें। उसके बाद है इमोशनल है, उस पर बात करें। इंटरपर्सनल है, उस पर बात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी वाले भी यहाँ पर इसको एक एक पॉइंट के हिसाब से देख सकते हैं। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करें, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ये कहता है कि आप ना ये बैलेंस बना करके चलो। तो द्वितीय यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद हम द्वितीयक पे डिस्कस करेंगे विषय वस्तु चयन के, है ना, समय विषय वस्तु के जटिलता स्तर पर संतुलन बने रहना चाहिए। यानी कि जब आप कंटेंट पढ़ाते हैं तो उस पर कहीं पर हार्ड होता है, कहीं पर सरल होता है, तो वो जो है वहां पर किस तरह से आपको बैलेंस बना करके चलना है कि बच्चा उससे जो है ऊगे नहीं, बच्चा जो है उससे परेशान नहीं हो, तो उस तरह से बैलेंस बना के चलना है ना। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाला जो पॉइंट है, और उसको हिंदी में देखेंगे तो तृतीय स्तर पर अगर बात करें हम, विषय वस्तु विस्तार के समय संतुलन का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी विषय वस्तु को इतना विस्तार ना करो जिससे किसी दूसरे विषय वस्तु के, है ना, प्रतिनिधित्व पर, है ना, प्रश्न चिन्ह बन जाए। कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ाना है या फिर ज्योग्राफी पढ़ाना है तो हिस्ट्री को इतना ज़्यादा लेंदी नहीं कर देना है कि उसमें सारा पॉइंट आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल इजी दूं कि जैसे आप बीएड का कोर्स पढ़ रहे हो, बीएड का कोर्स पढ़ाते पढ़ाते इतना ज़्यादा लेंदी नहीं कर देना है कि बीएड में और भी सारी चीज़ें डाल दिया है, और भी सारी चीज़ें इंक्लूड कर दिया, अदर सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर दिया, इतना नहीं करना है, यानी कि बैलेंस बना करके चलना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद वाला जो फोर्थ पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट आपका क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि यहां पर देख सकते हैं आप, है ना, स्वयं संपूर्णता का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी ये क्या कहता है, किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए अगर कम से कम संसाधन एवं सरल शैक्षिक प्रयास प्राप्त हो और इसके फलस्वरूप बालकों का शैक्षिक निष्पादन अनुशासन हो, तो इस प्रकार के विषय वस्तु को हम क्या कहते हैं, स्वयं संपूर्ण विषय वस्तु कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, स्वयं संपूर्ण कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर संसाधन है, अगर शैक्षिक प्रयास जो सरल तरीके से पढ़ाने का एक फलस्वरूप निकालने का एक तरीका है ना, तो निष्पादन अनुशासन हो, तो ये सारी चीज़ें अगर उसमें देखा जाएगा, अगर ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जाएगा, तो वो क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके से इंग्लिश में भी सारे पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, किसी तरह की क्वेरीज होगी तो जरूर लिखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, ये तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देखेंगे आप, पांचवा पॉइंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि जो पाठ्यक्रम, जो आप करिकुलम बना रहे हो, बालकों की अभिरुचि को भी देखना है ना। बालक जो है उसमें रुचि लेगा कि नहीं। सपोज दैट आज के अगर करिकुलम की बात करें तो आज जो है टेक्नोलॉजी, साइंस, इसकी बात करता है। अगर आप जो है बहुत पुरानी सभ्यता को पढ़ाने की अगर आज आप चाहेंगे तो ये क्या होगा, वो बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट बनता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट से वो सीख सकता है, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि पाठ्यक्रम में उन सारे कंटेंट को, उन सारे सब्जेक्ट मैटर को, उन सारे विषय वस्तु को इंक्लूड किया जाना चाहिए जिसमें कि बच्चा इंटरेस्ट लेता है। उसी तरीके से अब क्या कहते हैं, छठा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, है ना, प्रयोगात्मक का सिद्धांत। इंग्लिश वाले यहाँ पर छठा पॉइंट क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, प्रयोगात्मक। कहने का मतलब है कि बहुत सारी जो है कंटेंट जो हमारे होते हैं, वो बहुत सारे कंटेंट इस तरीके से होते हैं कि उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, ठीक है, यानी कि उसका कोई यूज नहीं है सोसाइटी में, ठीक है। तो अगर वो यूज नहीं है, तो जैसे कि कल के सभ्यता थी, कल का जो एजुकेशन कंटेंट था हमारा, है ना, सब्जेक्ट जो मैटर था कल का, उसमें क्या था, उसमें तो हम ये भगवान क्या है ना, सत्य क्या है, झूठ क्या है, सच्चाई क्या है, मृत्यु क्या है, ये सारी चीजें कल की डेट में पढ़ते थे। तो वो कल का डेट का यूटिलिटी भी था। लेकिन आज के डेट की अगर यूटिलिटी की बात करें तो आज के डेट की यूटिलिटी क्या है कि साइंस को अच्छे से समझना है, टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझना है। तो कहने का मतलब है कि आपके पाठ्यक्रम में उन सारे पॉइंट को इंक्लूड किया जाना चाहिए जिनका यूटिलिटी आपके सोसाइटी में होता है, आपके पाठ्यक्रम में होता है, आपके एजुकेशन में होता है और बच्चे की लाइफ में होता है। तो उन सारे पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। अब जो है लास्ट वाला आपका सातवां पॉइंट, वो होता है आपका, है ना, साध्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिबिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिबिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी को अगर इजी वर्ड में समझे तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में सहूलत देना। सपोज दैट के इसको अगर थोड़ा सा पढ़ के समझे तो ज़्यादा इजी रहेगा। इंग्लिश वाले यहाँ से देख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। ये कहता है कि विषय वस्तु चयन के संदर्भ में साध्यता का अर्थ है अधिगम प्रक्रिया का संपूर्ण, है ना, संपूर्ण, इसको क्या कहते हैं कि इसमें यानी कि पूरा का पूरा जो उदाहरण के तौर पर अगर समझने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए कि
साध्यता का मतलब है कि सहूलत। तो आप कोई जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, कोई भी मैटर आप अगर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या करो कि बच्चे की आप सहूलत देखते हुए चलो, यानी कि क्या, फेसिबिलिटी को देखते देखते हुए चलो, साध्यता को देखते हुए चलो कि वो बच्चा जो है कितना पढ़ पाएगा, कितना उसको पढ़ने में ईजी रहेगा, कितना ज़्यादा वो अच्छी तरीके से सीख सकता है, किन किन मैटर को अच्छे तरीके से वो समझ सकता है। तो ये सारे पॉइंट थे जिसमें कि आप क्या डिस्कस करेंगे, जो आपका जो लास्ट थर्ड वन यूनिट है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का जो लास्ट यूनिट है, उसमें थ्योरी ऑफ कंटेंट सिलेक्शन की जो बात है, वो सारे मैटर पे मैंने आज डिस्कस किया। वीडियो किस तरीके से लगा, कितना आपको समझ में आया, इस तरीके से आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं, उन सारी बातों को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग आगे भी इसी तरह से डिस्कस करें और आपको ईजिली आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो और डिस्कशन भी हो जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।